वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लोक प्रशासन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे। और यह जो टॉपिक है लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास, इसको हमने एक 11 नंबर के क्वेश्चन में बना दिया है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की चर्चा करें। विषय के रूप में कैसे आया, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखिए कि 1887 के पहले लोक प्रशासन एक विषय के रूप में नहीं। 1887 में लोक प्रशासन के पिता कहे जाने वाले वुड्रो विल्सन नाम याद रखना। वुड्रो विल्सन ने एक लेख लिखा और उस लेख से लोक प्रशासन एक विषय के रूप में उभर करके सामने आया। इसी कारण से वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। अमेरिका जो है वो देश है जिसने तुलनात्मक अध्ययन की भी शुरुआत की और लोक प्रशासन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम किया। तो लोक प्रशासन के जो सबसे बड़े सिद्धांतकार माने जाते हैं आने वाले समय में जो आपके आएंगे, कहीं ना कहीं उन पर पहला प्रभाव वुड्रो विल्सन का ही है, इसलिए इनको लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। तो अगर हम एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास वुड्रो विल्सन के द्वारा लिखे गए लेख स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। एक बात याद रखना, पूछ दे अगर 3 नंबर में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा है तो आपका जवाब होना चाहिए वुड्रो विल्सन ने लिखा है। लोक प्रशासन की शुरुआत किससे मानी जाती है? वुड्रो विल्सन से। यह लेख 1887 में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात ही लोक प्रशासन के विकास के 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात लोक प्रशासन को 5 चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण। अब हम एक एक चरण को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहले आते हैं हम प्रथम चरण। प्रथम चरण का जो काल है वो 1887 जब वो लेख प्रकाशित हुआ तब से लेकर 1926 तक माना जाता है। 1926 अंतिम समय है जहां पर एक बहुत बड़े विचारक होंगे जिनका नाम है एल डी वाइट। यानी अगर हम ऐसे देखें कि प्रथम चरण जो है वो वुड्रो विल्सन से शुरू होता है और अंत होता है उसका एल डी वाइट से। तो समझिए क्या है। तो देखो, इसके पहले जो लोक प्रशासन हुआ करता था जो अमेरिका में, वो स्पॉइल सिस्टम था। यानी जो मंत्री था वो अपने जानने वाले लोगों को ही प्रशासक रखता था। इसके कारण लोक प्रशासन और राजनीति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वुड्रो विल्सन आएंगे और वो ये कहेंगे कि राजनीति का काम है नीति को बनाना और लोक प्रशासन का काम है उन नीतियों को क्रियान्वित करना। तो दोनों को अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए इस चरण को राजनीति प्रशासन द्विविभाजन काल कहा जाता है। यानी राजनीति अलग हो और प्रशासन अलग हो, दोनों अपने अपने अलग अलग कार्यों को करें। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है गुडनाव भी इसी का समर्थन करेंगे। तो गुडनाव चूंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट में चीजों को ले जाएंगे, अमेरिका के आधार पर ले जाएंगे, इसलिए गुडनाव को अमेरिका जब कह रहा हूं तो यूएसए की बात कर रहा हूं, अमेरिकन लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। तो अमेरिकन लोक प्रशासन के जो जनक हैं वो है गुडनाव और लोक प्रशासन के जो जनक हैं, जो पिता हैं, वो है वुड्रो विल्सन। तो देखो यहाँ पर लोक प्रशासन विषय के रूप में यूएसए में आया। इसका श्रेय लोक प्रशासन के पिता कहे जाने वाले वुड्रो विल्सन को जाता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार राजनीति और प्रशासन अलग हो। जैसा मैंने बताया, राजनीति नीतियों को बनाए और प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित करे, दोनों के काम अलग अलग हों। राजनीति नीति निर्माण करे और प्रशासन उसका क्रियान्वयन करे। लोक प्रशासन का अध्ययन हो, यानी कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में पढ़ा जाए, एक डिसिप्लिन के रूप में आए, एक सब्जेक्ट के रूप में आए। जब इसका अध्ययन होगा तो इस पे बहुत ज्यादा शोध होंगे और उस शोध से लोक प्रशासन को और बेहतर किया जा सकता है। इसलिए वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के अध्ययन पे जोर देते हैं। इसलिए जब ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे 1913 में, जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे वुड्रो विल्सन अमेरिका के, तो वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे विभाग बनाएंगे जो लोक प्रशासन का अध्ययन करवाएंगे। और क्या कहा इन्होंने? तो वैज्ञानिकता का समावेश हो। वैज्ञानिकता का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिकता से हम आगे की चीजों को जान सकते हैं, भविष्य को जान सकते हैं कि अगर हम इस कार्य को करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा।
तो अगर लोक प्रशासन में भी वैज्ञानिकता आएगी तो हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ये आशा कर पाएंगे कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, जैसे कार्यकारण संबंध। तो लोक प्रशासन में वैज्ञानिकता को शामिल करने की बात करते हैं वुड्रो विल्सन। अब देखो 1900 में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसने लिखी तो गुडनाउ ने लिखी, इनको अमेरिकन लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने भी विभाजन का समर्थन किया, यानी राजनीति अपना काम करे और प्रशासन अपना काम करे, इस विभाजन नीति का समर्थन किया। इसके साथ साथ एल.डी. वाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक बनी। अब एक बात याद रखना कि पहली बार एक व्यवस्थित रूप से पाठ्य पुस्तक के रूप में एल.डी. वाइट ने अपनी पुस्तक लिखी, और यही पुस्तक पहली पाठ्य पुस्तक है, इसलिए 3 नंबर में भी पूछ सकता है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही प्रथम पाठ्य पुस्तक है। याद रखना, प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखे, अगर पूछ दे आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपका जवाब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एक विषय के रूप में इसका अध्ययन शुरू हो गया, यूनिवर्सिटीज में आ गए, विभागों में पढ़ाए जाने लगे, प्रोफेसर आने लगे, बहुत सारे शोधकर्ता आए, तो उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। तो अगला जो चरण होगा वो सिद्धांतों का काल होगा, और लोक प्रशासन को वैज्ञानिकता देने की बात कही जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिकता देने की बात वुड्रो विल्सन ने कर दी। तो आने वाले चरण में जो विचारक होंगे वो लोक प्रशासन को एक वैज्ञानिक रूप से देखेंगे। वैज्ञानिक रूप से मतलब अगर हम इस काम को इस तरीके से करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, भविष्य को देखना, इससे ये काम होता है, ये होती है वैज्ञानिकता। तो जो द्वितीय चरण है उसमें बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, इसीलिए द्वितीय चरण को प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये भी 3 नंबर में अगर आए कि प्रशासन के सिद्धांत का स्वर्णकाल, तो द्वितीय चरण है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सिद्धांत आएंगे और इनके बहुत सारे सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। जैसे टेलर हो गए, जैसे फ्योल हो गए, हेनरी फ्योल, जैसे कि पोस्ट कार्ड दिया था गुलिक ने, उर्विक, ये सब जो लोग हैं वो सिद्धांत देंगे, वैज्ञानिक पद्धति बताएंगे कि किस प्रकार काम करना है। तो इस काल का प्रारंभ 1927 से W.F. विलोबी की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। देखो शब्द ही आने लगा, प्रिंसिपल, सिद्धांत। सिद्धांत, कौन से सिद्धांत को हम लगाएंगे तो प्रशासन अच्छा होगा। अब वही सब मैनेजमेंट के सिद्धांत, प्रबंधन के सिद्धांत लगाएंगे, उनसे हमारा प्रशासन अच्छा होगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी लोक प्रशासन को वैज्ञानिकता देने की बात कही जाने लगी इस चरण में। इस काल में प्रबंधकीय विज्ञान का विकास हुआ, प्रबंधकीय विज्ञान का विकास हुआ, और इसमें 3 चीजें याद रखिएगा। संरचना पे बात होने लगी कि लोक प्रशासन में संरचना कैसी होनी चाहिए, कौन टॉप लेवल पे रहेगा, कौन मिडिल लेवल पे रहेगा, कौन बॉटम लेवल पे रहेगा, मतलब उच्च से निम्न स्तर तक पद सोपान कैसे रहेंगे, संरचना कैसी होगी, किस प्रक्रिया से होगी, कौन से तकनीकी को इस्तेमाल करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इन सब की बात इस काल में हुई, और जो मुख्य लोग थे उनमें थे टेलर, जिनके सिद्धांत हमको पढ़ने हैं, फ्योल, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, उर्विक, ये सिद्धांतकारी वाले लोग आए जिन्होंने प्रबंधन के सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बहुत ही डिटेल में, क्योंकि आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसका। तो लोक प्रशासन का ये जो द्वितीय चरण है, ये वैज्ञानिकता पे जोर देता है, संरचना पे जोर देता है, प्रक्रिया पे जोर देता है, तकनीकी पे जोर देता है, और जो मेन विचारक है वो ये हैं, आपको इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे यहां पर आपने एक नाम सुना होगा, लूथर गुलिक, और लूथर गुलिक ने एक सिद्धांत दिया था पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। तो लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब दिया, और उसी समय चेस्टर बर्नार्ड नाम के एक जो है सिद्धांतकारी थे, जिनकी एक कंपनी थी। तो लूथर गुलिक ने चेस्टर बर्नार्ड से कहा कि मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको बताता हूं कि आप ऐसे ऐसे काम करो तो आपकी कंपनी बहुत बहुत ऊपर जाएगी। चेस्टर बर्नार्ड ने सोचा कि चलो इतने बड़े लोग हैं, लूथर गुलिक का बहुत बड़ा नाम था उस समय, तो चेस्टर बर्नार्ड ने उनके जो पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत है, उसको अपनी कंपनी में लागू कर दिया कि इस प्रकार नियोजन करना है, इस प्रकार जो है संगठन बनाना है, इस प्रकार स्टाफ का चयन करना है, इस प्रकार हमको कोऑर्डिनेशन करना है, सारे पोस्ट
पोस्ट कॉर्प के जो भी सिद्धांत थे सब चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी कंपनी पे लगा दिए। कंपनी को नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तो चेस्टर बर्नार्ड एक प्रमुख आलोचक के रूप में उभर के सामने आए वैज्ञानिकता के सिद्धांत पर। तो चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी जब बुक लिखी तो 1938 में जब चेस्टर बर्नार्ड ने बुक लिखी द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, यह भी इंपॉर्टेंट बुक है, तो उन्होंने वैज्ञानिकता पे जोर ही नहीं दिया और ना ही किसी तरह के सिद्धांत की बात कही। इसका मतलब चेस्टर बर्नार्ड जो दूसरे चरण के जो सिद्धांतकारी लोग थे, जो वैज्ञानिकता की बात करते, उसका विरोध कर दिया। चेस्टर बर्नार्ड के एक मित्र थे जिनका नाम था अल्बर्ट साइमन। ये बहुत गुस्से में आ गए। वो कहे कि इतनी वैज्ञानिकता ले आ रहे हैं आप लोग जिसका कोई भी उपयोग हमारी कंपनी के में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैज्ञानिक होने की बात हो रही है, वैज्ञानिकता को लाने की बात हो रही है, ये गलत है। यानी ये जो चरण है, पुराने जो चरण है उसको चुनौती दी गई, वैज्ञानिकता को चुनौती दी गई। इसलिए इस काल को चुनौतियों का काल कहा जाता है। इसमें प्रमुख जो विचारक हैं वो चेस्टर बर्नार्ड है, जिन्होंने अपनी बुक में कोई सिद्धांत प्रयोग नहीं किया। और सबसे बड़े जो आलोचक हैं उनका नाम है अल्बर्ट साइमन। पूरी तरह से गुस्से में आ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि गुलिक साहब की जो भी थ्योरी है हम लागू कर लिए और वो फेल हो गई। और गुलिक क्या कर रहे हैं, वो भी वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं। तो सारे चीजों का खंडन करते हुए अल्बर्ट साइमन ने सिद्धांतों को मुहावरा व लोकोक्तियां कहा कि ये जो बताते रहते हैं ना सिद्धांत वाले लोग जो द्वितीय चरण में आए थे, वो उनके सिद्धांत मुहावरे हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। और एक और थे रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने भी इसे विज्ञान नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि लोक प्रशासन विज्ञान है ही नहीं। क्योंकि कहा कि विज्ञान जो है मूल्य शून्य होता है, यानी विज्ञान में मूल्य की कोई अहमियत नहीं होती, वैल्यू की कोई अहमियत नहीं होती, ह्यूमन वैल्यू की कोई अहमियत नहीं है। साथ में मानव व्यवहार की समझ से परे है, यानी विज्ञान मानव व्यवहार को नहीं समझ सकता। एक व्यक्ति एक परिस्थिति में एक तरह का अगर रिएक्शन देता है तो दूसरी परिस्थिति में उसका रिएक्शन बदल जाता है। इसका रीजन है कि मानव का व्यवहार जो है परिवर्तनशील है। तो रॉबर्ट डहल ने कहा कि मूल्य शून्य है, मानव व्यवहार की समझ से परे है, और विज्ञान जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, सभी जगहों पर एक जैसा लगता है। लेकिन लोक प्रशासन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए रॉबर्ट डहल ने कहा कि ये जो लोक प्रशासन है ये विज्ञान नहीं हो सकता। अब देखिए एल्टन मेयो नाम है इनका प्रयोग एक हार्थोन प्रयोग है जो हम लोग आगे में पढ़ेंगे। उन्होंने भी मानव केंद्रित सिद्धांत को बनाया। उन्होंने भी ये जो पुराने वाले जो दूसरे वाले में देखो ना, दूसरे वाले में जो बातें कर रहे थे कि संरचना होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, तकनीकी, ये उसको नहीं माना। एल्टन मेयो ने भी अपने सिद्धांतों को मानव केंद्रित ही किया। इसलिए जो ये तृतीय चरण है इसको हम चुनौतियों का काल कहते हैं। किसको चुनौती दी गई? तो ये जो प्रशासन के सिद्धांत इस चरण में आए थे उनको चुनौती दी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटर करते हैं चतुर्थ चरण। अब वाद विवाद बढ़ गया। तृतीय चरण में सिद्धांतों की बात हो रही थी, तृतीय चरण ने सिद्धांतों को खारिज कर दिया। तो एक पहचान की संकट आ गया कि लोक प्रशासन आखिर है क्या। तो इसको हम कहते हैं पहचान की संकट का काल। सिद्धांतों को काउंटर कर दिया तृतीय चरण ने, तो अब क्या आ गया? पहचान का संकट आ गया। तो सिद्धांतों की आलोचनाओं के कारण पुरानी विचारधारा धराशायी हो गई। कौन सी पुरानी विचारधारा? जो द्वितीय चरण में आई, जिसके कारण विषय के रूप में लोक प्रशासन पर वाद विवाद शुरू हो गया। इस कारण से यह काल पहचान की संकट का काल कहलाया। तो चतुर्थ चरण पहचान का संकट क्यों था? क्योंकि द्वितीय चरण के सिद्धांतों को तृतीय चरण के विचारकों ने खारिज कर दिया। इस काल में तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ। अब देखो, आपको पता है 1948 ये जो समय है इसमें बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे। 1947 में भारत भी आजाद हो गया। तो बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे और उनमें विकास की अलग अलग भूमिका देखने को मिल रही थी। कैसे विकास करेंगे? वो देश विकासशील देश थे, तो विकासशील देशों को हम कैसे बढ़ाएं उसकी बात करनी शुरू हो गई। तो विकासशील देशों में लोक प्रशासन कैसा हो और विकसित देशों में लोक प्रशासन कैसा हो, इस पे बात होनी शुरू हो गई इस चरण में, जिसको हम चतुर्थ चरण कहते हैं। तो विकास प्रशासन की शुरुआत हुई। एडवर्ड डब्ल्यू वाइडनर ने विकास प्रशासन की अवधारणा को प्रस्तुत।
विकास प्रशासन नाम दिया भारतीय प्रशासक यूएल गोस्वामी द्वारा दिया। किसी भी विकासशील देश में किस प्रकार ग्रोथ हो, किस प्रकार हम वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रोग्रेस करवा पाए। यहाँ पर लोक प्रशासन की भूमिका ये थी कि देश गरीब थे तो उनकी आर्थिक ग्रोथ बहुत जरूरी थी। देश जो है सामाजिक रूप से बिखरे हुए थे तो वहां पर उनको सामाजिक रूप से एकजुट करने की आवश्यकता थी। राजनीतिक रूप से सुदृढ़ नहीं थे जिसके कारण उनको राजनीतिक सुदृढ़ता देने की जरूरत थी। तो इसलिए चतुर्थ चरण जो है वो विकास प्रशासन के लिए जाना जाता है। यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी शुरू हुआ। तुलनात्मक अध्ययन, और तुलनात्मक अध्ययन किसका? तो विकसित देशों के लोक प्रशासन और विकासशील देशों के लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन। तो पहचान का संकट, तुलनात्मक अध्ययन और विकास प्रशासन इस चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पंचम चरण ये अंतिम चरण है, तो 1971 से लेकर वर्तमान तक चला आ रहा है। इसको अंतर विषय काल कहा गया। अब ये जो समय है, यहां पर जो चीज आएगी नवीन लोक प्रशासन, जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, पर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि लोक नीति पर आधारित था पंचम चरण, और इसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि संबंधों पर जोर दिया गया है। यानी सिर्फ एक विषय को लेकर के नहीं चला गया, बहुत सारे विषयों को समावेश करने का प्रयास किया गया। राजनीति शास्त्र को भी, अर्थशास्त्र को भी और समाजशास्त्र को भी, और साथ में नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण पे जोर दिया गया, सामाजिक समता की बात कही गई, सहभागिता की बात कही गई। एक मिनट, सहभागिता की बात कही गई, ग्राहकोन्मुख यानी ग्राहक को सेंटर में रखा गया, कस्टमर को सेंटर में रखा गया कि उनके अनुसार काम किया जाए आदि पर बल दिया गया। इस प्रकार लोक प्रशासन एक विषय के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें प्रत्येक चरण में विचारकों ने अपने सिद्धांत और विचार। तो इस तरीके से हमने आपको 5 चरण बताए। इन चरणों से ही होकर लोक प्रशासन विकसित हुआ, जो आज इस में दिखाई देता है। कल के लेक्चर में हम लोग नवीन लोक प्रशासन को पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।